कि रासायनिक समीकरण हम किसे कहेंगे। तो एनसीईआरटी की अगर हम बात करेंगे तो आप 10th क्लास की जो आपकी एनसीईआरटी है उसकी हम बात करेंगे तो आपने पेज नंबर जो फर्स्ट है एनसीईआरटी, ठीक है, पेज नंबर आपका जो फर्स्ट है एनसीईआरटी का, तो पेज नंबर फर्स्ट जो है आपका उसके लास्ट वाले पैराग्राफ की जो लाइन है उसकी हम बात कर लेते हैं। क्या कहते हैं वो देखिए, लास्ट का जो पैराग्राफ है वहां पर दो तीन बातें दे रखी है कि आपने पिछली कक्षाओं में रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा होगा। उसके अलावा उन्होंने वहां पर एक जो चीज दे रखी है वो ये है कि किसी भी पदार्थ में अगर रासायनिक परिवर्तन होता है तब हम कह सकते हैं कि वहां पर क्या हुई है, रासायनिक अभिक्रिया। अब ये जो दो तीन पॉइंट है ये हमें समझना है। सबसे पहले किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है तब हम कहेंगे कि वहां पर क्या हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो ये भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। पिछली कक्षाओं में जो बेसिक आपकी 9th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें आपने जो है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में जो है पढ़ा होगा। सबसे पहले हम उसको जाने उससे पहले जो शब्द आपको दिया हुआ है उसको हम थोड़ा सा समझते हैं। देखिए आप कि पदार्थ, अगर पदार्थ में रासायनिक, किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होगा तब हम क्या कहेंगे कि वहां पर क्या हुई है, रासायनिक अभिक्रिया। सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि साहब पदार्थ क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम किसको जानेंगे, पदार्थ को, ठीक है। पदार्थ जो है इसको हम द्रव्य भी बोलते हैं, ये चीज आप जरूर ध्यान रखें क्योंकि जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर अभी भौतिक यानी जो आपकी फिजिकल स्टेट है यानी जो भौतिक अवस्था है जो हमें बहुत यूजफुल होगी आने वाले टाइम पे, तो उसकी अगर हम बात करेंगे तो वहां पर हम अवस्था में द्रव अवस्था को भी देखेंगे। इसलिए द्रव और द्रव्य में अंतर, पदार्थ यानी द्रव्य, कई अगर विशेष जगह पर आप अगर द्रव्य देख लो तो वो पदार्थ की अवस्था नहीं है, वो पदार्थ ही है। जो पदार्थ का एक अन्य नाम है वो क्या है, यहाँ पर द्रव्य, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं कि पदार्थ क्या होता है। तो उसके बारे में आपने पिछले कक्षाओं में पढ़ा होगा कि हर वो वस्तु जो स्थान घेरती है, स्थान का मतलब आयतन घेरती है और जिसमें क्या मौजूद होता है, द्रव्यमान, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ। उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ। दो नॉर्मल सी बेसिक बातें हैं, ठीक है, आपके बोर्ड के एग्जाम में नहीं आएगी लेकिन समझना बहुत जरूरी है। हर वो वस्तु जो स्थान घेरती है, सबसे पहले वस्तु की अगर हम बात करेंगे तो आपके सामने ये चौक है, ठीक है। ये चौक भी एक वस्तु है, ध्यान से देखिए आप, ये चौक जो है आपके पास ये भी एक वस्तु है। ये वो वस्तु जो स्थान घेरती है यानी इसके अंदर कुछ ना कुछ क्या है, आयतन है और इसके अलावा इसके अंदर क्या है, द्रव्यमान। तो ये दोनों ही जो बातें इसके अंदर है इस पदार्थ, इसे हम क्या कहेंगे, पदार्थ। देख सकते हैं आप कि बोर्ड में अगर हम बात करेंगे तो इसने यहाँ तक से यहाँ तक तो क्या घेरा है, स्थान, यानी यहाँ से यहाँ तक इसके इसने कुछ ना कुछ तो आयतन घेरा है, ठीक है। स्थान का मतलब यहाँ पर आयतन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर एक और जो बात है वो है द्रव्यमान, ठीक है। क्या है इसका, द्रव्यमान, ठीक है। तो इसकी भी हम बात करेंगे, द्रव्यमान का मतलब किसकी बात करेंगे, हम भार की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, भार की। तो इस चौक के माध्यम से देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक इसने स्थान घेरा यानी इसने आयतन, इसके अंदर कुछ ना कुछ आयतन है, इसके अलावा इसके अंदर क्या है, द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, भार। तो इसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ। तो पदार्थ वो होता है हर वो वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसके अंदर क्या मौजूद है, द्रव्यमान, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ। हालांकि आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है, तो पदार्थ की जो कुल अवस्था होती है वो तो 5 होती है, ठीक है। कितनी होती है, 5। लेकिन मुख्य रूप से जो हमें काम आएगी वो कितनी होती है, आपके पास 3। वो कौन कौन सी है, तो उसकी अगर हम बात करें तो एक आपके पास कौन सी होगी, ठोस, एक आपके पास कौन सी होगी, द्रव, और एक आपके पास क्या होगी, गैस। यानी मुख्यतः यानी मोस्टली जो मुख्य रूप से हमें नेचर में देखने को मिलेगी ज्यादातर वो ये तीनों अवस्था होगी। अगर हम यहाँ पर टोटल 5 अवस्था की बात करें तो एक आपके पास कौन सी होगी, जिसे हम कहेंगे प्लाज्मा, और एक आपके पास क्या होगी, बीईसी, ठीक है। बीईसी का मतलब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। तो ये टोटल 5 अवस्थाएं होती है पदार्थ की और मुख्य रूप से जो हमें काम आएगी वो होगी आपकी ठोस, द्रव और गैस। सबसे पहले हम ठोस की बात करेंगे तो इसको हम लिखते हैं सॉलिड, और सॉलिड को शॉर्ट फॉर्म में हम स्मॉल एस से लिखेंगे, ठीक है। अब आप कहेंगे, बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ऐसे डाउट है कि सर ये हमें क्या काम आएगा। तो ये जब आप रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे तब रासायनिक समीकरण को जब हम लिखते हैं तो वहां पर आपको रासायनिक समीकरण में जो तत्व हैं उनकी भौतिक अवस्था को दर्शाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर सॉलिड को हम किससे लिखेंगे, स्मॉल एल से। ये द्रव, इसको हम किस फॉर्म से लिखेंगे, लिक्विड, और लिक्विड को हम लिखते हैं यहाँ पर स्मॉल एल से। और गैस को हम गैस से ही लिखेंगे लेकिन इसको रिप्रेजेंट हम किससे करेंगे, स्मॉल जी से, ठीक है। ये चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक और जो चीज हमें काम आएगी वो होगा आपका जलीय माध्यम।
क्या होगा आपका जलीय माध्यम, ठीक है। अगर हम जलीय माध्यम की बात करेंगे तो ये आपका जो जलीय माध्यम होगा इसको हम क्या बोलते हैं, एक्वस, AQ, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, AQ। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान यानी रासायनिक समीकरण को जब हम लिखेंगे तो उसकी फिजिकल स्टेट यानी उसकी जो भौतिक अवस्था है उनको हम प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। और भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, तो मैंने बोर्ड में आपके सामने लिख दिया, ये रही बेसिक बात। अब यहाँ पर जो मोस्टली चीजें जो समझेंगे वो सीधा किस पर होगी, रासायनिक परिवर्तन के ऊपर होगी, क्योंकि हमें जो एनसीईआरटी में लाइन दी है वो ये दी है कि किसी भी पदार्थ में अगर रासायनिक परिवर्तन होता है तब हम कहेंगे कि वहां पर क्या हुई है, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे, जैसा कि एनसीईआरटी आपके और एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं, जैसे लोहे की वस्तु पर क्या लगना, जंग लगना, भोजन का क्या होना, पाचन होना, अंगूर का क्या होना, किण्वन होना, और दूध को वायुमंडल में खुला छोड़ देंगे हम या अधिक तापमान में खुला छोड़ देंगे तो दूध क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ये जो एग्जांपल्स आपके सामने दे रखे हैं ये सब एग्जांपल्स आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है, रासायनिक परिवर्तन हुआ है। क्या हुआ है, रासायनिक परिवर्तन। देखिए जैसे एज ए एग्जाम्पल के रूप में आपसे बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे भोजन का पाचन होना। देखो भोजन का पाचन होना एक रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन। अब आप कहोगे कि सर हम किस तरीके से समझे कि ये रासायनिक परिवर्तन है। देखो रासायनिक परिवर्तन के बारे में आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो बेसिक जो चीज है वो ये है कि रासायनिक परिवर्तन के दौरान किसी भी पदार्थ का रासायनिक संगठन जो है वो उसमें बदलाव होता है, ठीक है। क्या होता है, रासायनिक संगठन के अंदर क्या होता है, उसमें बदलाव होता है। जैसे अगर मैं ऐसे एग्जाम्पल में आपसे बात करूंगा तो सिंपल सा एग्जाम्पल है कि कार्बन का दहन, ठीक है, यानी लोहे की कोई लकड़ी को लकड़ी को जब हम जलाते हैं, किसको, लकड़ी को जब हम जलाते हैं तो किसकी उपस्थिति में जलाते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो उससे कौन सी गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से हम जानते हैं। जो एग्जाम्पल आपको दे रखे वो भी रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल। और रासायनिक परिवर्तन के दौरान, ठीक है, किसी भी पदार्थ में जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसमें उसकी रासायनिक संगठन, उसकी जो आंतरिक रासायनिक संगठन है उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। और रासायनिक परिवर्तन के दौरान हमेशा नए पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है। क्या होता है, नए पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ज्यादा नहीं देखेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि हमें समझ में बहुत बेहतरीन तरीके से आए। देखिए आप रासायनिक की हम बात करेंगे, इसके पहले थोड़ा सा हम भौतिक परिवर्तन की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं ताकि आपको रासायनिक यानी जो केमिकल चेंज है वो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आए। देखिए अगर हम भौतिक की बात करेंगे तो भौतिक में जो है मोस्टली जो है किसमें परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, अवस्था में परिवर्तन। इसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा आपको, अवस्था में परिवर्तन, ठीक है। दूसरी जो पॉइंट है, अब आपको बता चुका है कि अवस्थाएं आपके पास क्या है, तीन है, सॉलिड, लिक्विड और गैस मोस्टली। तो अगर किसी भी पदार्थ में, ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं किसी भी पदार्थ में, कोई भी पदार्थ अगर आप लोगे तो वहां पर क्या होगा, ठीक है, अगर आपको कोई भी पदार्थ देंगे तो उसमें अगर अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तब हम क्या कहेंगे कि वहां पर कौन सा परिवर्तन हो रहा है, भौतिक परिवर्तन। चलिए इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल आपके सामने लेते हैं, वो है आपका H2O। और H2O को हम क्या कहते हैं, जल। क्या बोलते हैं, जल। देखिए ऐसा है कि एक जो एनसीईआरटी है 6-7 क्लास की, वहां पर एग्जाम्पल आपको दे रखा है और क्या पूछा है हमसे कि यहाँ पर जो जल है, ठीक है, जल यानी किसकी बात करेंगे हम, H2O की। H2O की अगर हम बात करेंगे तो ये जो H2O है, H2O है, जल जो है पूरी नेचर में, ठीक है, पूरी नेचर यानी प्रकृति की हम बात करेंगे, हमारी प्रकृति जो माता है उसकी अगर हम बात करेंगे तो पूरी प्रकृति में एक साथ, ठीक है, एक साथ, ठीक है, तीनों अवस्था में मौजूद मिलता है आपको। इसमें तीनों अवस्था में मौजूद मिलता है आपको, तीनों अवस्था में मौजूद मिलता है। कौन मिलता है भाई, जल मिलता है। और जल यानी H2O, ठीक है, पूरी नेचर में। यहाँ पर एक शब्द जो एनसीईआरटी के लाइन में दे रखा है 6-7 क्लास के एनसीईआरटी के अंदर कि H2O यानी जल जो है पूरी नेचर में आपको एक साथ तीनों अवस्था में मौजूद मिलता है। इसका हम एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैं अगर कोटा राजस्थान में हूँ अभी तो इसको एग्जाम्पल पे समझो कि पानी, ठीक है, चलिए जैसे ये पानी आप देख रहे हैं तो ये पानी की जो अवस्था है किस कौन सी अवस्था है, लिक्विड फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में, लिक्विड। तो अगर हम H2O को देखेंगे तो H2O यानी अगर हम बात करेंगे कि H2O आपको ठोस अवस्था में कैसा मिलेगा, सॉलिड फॉर्म में,
सॉलिड फॉर्म में किस रूप में देखेंगे आप उसको, आइस, बर्फ आपने देखा होगा तो वहां किस फॉर्म में मिलेगा, वो पानी की कौन सी अवस्था है, वो सॉलिड अवस्था है, ठीक है। इसके अलावा H2O आपको लिक्विड, जैसा कि मैंने पानी की बोतल में बता दिया आपको, जिसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल वाटर, ठीक है। इसके अलावा जैसे भी कोटा राजस्थान है, बहुत बड़ा स्थान है, बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाएं हैं यहाँ पर, तो बड़े बड़े मेस सेंटर है, और उन मेस सेंटर के अंदर यहाँ पर क्या बनता है, खाना, और खाना बनाते समय जो है, जैसे पानी अगर हम डालते हैं सब्जी के अंदर तो पानी उबल रहा है, तो उबलता हुआ पानी किस फॉर्म में, अभी गैस फॉर्म में, ठीक है। तो किस फॉर्म में, आपको गैस फॉर्म में, और गैस फॉर्म में आपको कैसे दिखाई देगा, वेपर, वेपर का मतलब क्या होता है, वाष्प, क्या होता है, वाष्प। तो ये जो लाइन आपने एनसीईआरटी में पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरे नेचर यानी पूरी प्रकृति में एक साथ तीनों अवस्था में मौजूद मिलता है, कौन, जल। तो कोटा राजस्थान के अंदर ही आप देख सकते हैं कि H2O सॉलिड फॉर्म में आपको कैसे दिखाई देगा, आइस, या जिस सिटी, जिस टाउन, जिस कस्बे में आप रहते हैं वहां पे भी देख सकते हैं H2O सॉलिड फॉर्म में जो है आपको आइस के रूप में मिलेगा, ठीक है। अभी गर्मियों का समय है, आपको पता है कि जूस वगैरह पीने जाते हैं तो वहां पर आइस का यूज करते हैं, ठीक है। H2O लिक्विड फॉर्म में, जो आपको नॉर्मल वाटर है, जो अभी आप मान लो पढ़ रहे हैं तो पानी की जो बोतल है उसमें नॉर्मल वाटर होता है। इसके अलावा H2O जो गैस फॉर्म में आपको मिलेगा, वो कैसा मिलेगा आपको, वेपर यानी वाष्प रूप में मिलेगा। तो मोस्टली अगर फिजिकल चेंज की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये अवस्था में क्या होता है, मोस्टली परिवर्तन। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि आप यहाँ पर देखिए, ठीक है, H2O यहाँ पर भी क्या है, H2O, और यहाँ पर भी क्या है, H2O, ठीक है। यानी सॉलिड फॉर्म में भी जो जल है, पानी जो है उसका अणुसूत्र, यहाँ पर केमिकल जो फॉर्मूला है, इसका जो रासायनिक संगठन है उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। यहाँ पर भी H2 है, H2O है, यहाँ पर भी H2O है, और यहाँ पर भी क्या है, H2O, ठीक है। तो तीनों जगह सेम है। तो यानी परिवर्तन किसमें हुआ, केवल अवस्था में। यानी इसका मतलब हम क्या समझते हैं कि रासायनिक जब भौतिक जब परिवर्तन होता है तो वहां पर नया पदार्थ नहीं बनता है। कारण उसका जो है वो ये है कि यहाँ पर किसी प्रकार से आंतरिक जो संगठन है परमाणु का, जो तत्व आपने लिया, जो पदार्थ आपने लिया, उसका रासायनिक संगठन जो है, उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ है। यानी इसका मतलब यहाँ पर किसी प्रकार का कोई नया पदार्थ नहीं बनता। इसके अलावा एक मोस्ट जो चीज है वो ये है कि यहाँ पर ये परिवर्तन कैसा है, अस्थायी है। कैसा है, अस्थायी। अस्थायी का मतलब होता है कि जितनी देर आवश्यकता थी उस हिसाब से, अगर H2 यानी सॉलिड फॉर्म, यानी आइस जो बर्फ होता है उसको अगर आप बाहर रख दोगे तो वो फिर किस फॉर्म में बदल जाएगा, सॉलिड से किस फॉर्म में बदल जाएगा, लिक्विड फॉर्म में बदल जाएगा। चलो, ये हो गया इसका अस्थायी परिवर्तन। इसके अलावा ये क्या है, उत्क्रमणीय परिवर्तन है। कैसा है, उत्क्रमणीय। कैसा है, उत्क्रमणीय। अब ये उत्क्रमणीय क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी दे देता हूँ आपको, ठीक है। उत्क्रमणीय का मतलब आप जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखो, इस रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में जो हमारा सामना आगे होगा वो होगा अभिकारक और उत्पाद। तो उत्क्रमणीय यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि अभिकारक से हम क्या बना देंगे, उत्पाद। उसी सेम कंडीशन से हम उत्पाद से अभी वापस क्या बना सकते हैं, अभिकारक बना सकते हैं। आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए, ये हो गया आपका बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने किसकी बात करी, यहाँ पर पदार्थ की बात करी, हमने किसकी बात करी, यहाँ पर भौतिक परिवर्तन के बारे में यहाँ पर बात कर ली। अब हम किसकी बात यहाँ पर करेंगे, रासायनिक की। और रासायनिक की तो थोड़ी सी जो चीज है वो ये है, आपको अगर भौतिक परिवर्तन में मैंने 2-3 चीजें जो बताई है बस वही है इम्पोर्टेंट, और जो आपको समझनी है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज है वो ये है कि रासायनिक जब परिवर्तन होता है तो रासायनिक परिवर्तन के दौरान हम क्या देखते हैं कि वहां पर क्या हुआ है, एक नया पदार्थ बनता है। कैसा पदार्थ बनता है, नया पदार्थ। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि फिजिकल चेंज यानी जो भौतिक परिवर्तन होता है उसमें ऐसा नहीं होता, रासायनिक परिवर्तन में ऐसा होता है। तो अब एनसीईआरटी की जो लाइन है उसका जो मतलब है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। अगर हम किसकी बात करेंगे, रासायनिक परिवर्तन की बात करेंगे, तो रासायनिक जो परिवर्तन होगा, ठीक है, तो उसके दौरान मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज है वो ये है कि यहाँ पर नए पदार्थों का क्या होगा, निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, नए पदार्थ जो होंगे उनका क्या होता है, निर्माण होता है। दूसरा, जो पदार्थ है उसके रासायनिक संगठन में बदलाव होगा, ठीक है। क्या होगा, उसके रासायनिक संगठन में क्या होगा, बदलाव होगा, तभी तो बनेगा नया पदार्थ। तो जब नया पदार्थ बनेगा तो वो एक प्रकार का क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। और एक जो इम्पोर्टेंट बात है, एक बार किसी पदार्थ में अगर रासायनिक परिवर्तन हो गया, यानी कहने का मतलब अगर किसी भी, जैसे मैं ऐसे एग्जांपल से समझा देता हूँ आपको
कि अगर कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से कौन सी गैस बन गई आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस बनी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से वापस आप जो है क्या नहीं बना सकते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये जो परिवर्तन है ये एक प्रकार का स्थायी परिवर्तन है, स्टेबल है। अगर एक बार ऐसा रासायनिक परिवर्तन हो गया तो फिर जो अभिकारक है उससे उत्पाद, और उत्पाद से हम वापस अभिकारक नहीं बना सकते। ये किसका काम, ये कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। क्या है ये, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, मोस्ट जो बात है वो यही है, क्योंकि अपने एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, लेकिन समझने की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो एनसीईआरटी की लाइन है अब वो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी। देखो एनसीईआरटी की जो लाइन है वो क्या है कि किसी भी पदार्थ में, ठीक है, ये जैसे हमने कोई भी पदार्थ ले लिया, किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होगा। क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन। जब उसमें रासायनिक परिवर्तन होगा तब हम कहेंगे कि वहां पर क्या बनी है, रासायनिक अभिक्रिया। क्या बनी है वहां पर, रासायनिक अभिक्रिया बनती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से समझे आप। किसी भी पदार्थ में अगर रासायनिक परिवर्तन होगा तो वहां पर क्या बनेगी, रासायनिक अभिक्रिया बनेगी। इस एग्जांपल में हम समझते हैं कि क्या होगा जब हम किसको जलाएंगे, मैग्नीशियम के रिबन को। चलिए हमने क्या लिया है यहाँ पर, मैग्नीशियम का रिबन लिया, ठीक है, ये मैग्नीशियम है, ठीक है। मैग्नीशियम का रिबन हम लेते हैं और किसकी उपस्थिति में जलाते हैं, ऑक्सीजन की। किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं। तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिला आपको, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सबसे पहली बात, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है एक पदार्थ, इसमें अब यहाँ पर दो पदार्थ आपने लिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यानी मैग्नीशियम आपके पास एक पदार्थ है, उसको आपने किस की उपस्थिति में जलाया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और जो आपके पास बना वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये यानी हम समझे कि पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हुआ, और जैसे ही रासायनिक परिवर्तन हुआ तो एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ये लाइन का मतलब है। अभी एक्टिविटी 1.1 के बारे में हम चलते हैं, इसको देखते हैं, समझते हैं। देखो मैग्नीशियम लिया हमने और किसके उपस्थिति में जलाया, ऑक्सीजन के में, तो ये बन गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब सबसे बड़ी बात जो समझने वाली है, ये आपकी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। क्या ये, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, यानी रासायनिक अभिक्रिया ये क्या है आपकी, रासायनिक अभिक्रिया, यानी केमिकल क्या है आपकी, रिएक्शन। ये आपकी केमिकल रिएक्शन है, ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसको लिख दिया, ठीक है, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन। एज एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि लोहे की वस्तु पर जंग लगना, भोजन का पाचन होना, श्वास लेना, अंगूर का किण्वन होना, ठीक है, दूध को खुला छोड़ना, ये सब आपके एग्जाम्पल जो है वो किसके हैं, रासायनिक परिवर्तन के, ठीक है। कार्बन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करना एक तरह का किसका एग्जाम्पल है, रासायनिक परिवर्तन का क्या है, एग्जाम्पल। तो टोटली हम फाइनली जो कंसेप्ट में समझे यह है कि किसी भी पदार्थ के अंदर अगर रासायनिक परिवर्तन होता है तब हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो ये ऐसा आप देख सकते हैं, एक्टिविटी 1.1 में हमने मैग्नीशियम के रिबन को जलाया, और जैसे ही मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो वहां पर आपको जो नया पदार्थ बनना है वो आपका क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो मैंने बोर्ड में लिखा है ये क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया। चलिए ये रासायनिक अभिक्रिया जो है हमें किस तरीके की जानकारी हमें देती है उसको भी हम समझते हैं। ये मैंने लिखा आपको, अब इसको हम लिखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जब आप देखोगे, ठीक है, हालांकि रासायनिक समीकरण के अंदर हम इसको और बढ़िया बेहतरीन आपको समझा देंगे, या तो वहां समझा दे या यहाँ समझा दे, बात तो वो वही है, ठीक है। थोड़ा सा इसको समझते हैं और स्टैंडर्ड लेवल की तरफ चलते हैं ताकि क्वेश्चन हमसे किसी प्रकार से गलत ना हो। ये एक प्रकार की आपकी रासायनिक अभिक्रिया थी जो मैंने अभी लिखी है आपके सामने। चलिए अब हम आपकी एनसीईआरटी के पेज नंबर 2 के में पहुंच चुके हैं, और पेज नंबर 2 के अंदर जो आपकी एक्टिविटी है वहां पर हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए 1.1 की बात हम करेंगे। सबसे पहले 1.1 जो आपकी एक्टिविटी उसकी हम बात करेंगे, उसके बाद 1.2 की बात करेंगे, और उसके बाद आपके पास कौन से होंगे, 1.3। तीनों रासायनिक अभिक्रिया में किस तरीके की जानकारी यहाँ पर दे रही है, देखिए आप। सबसे पहले यहाँ पर हम किसको जला रहे हैं, मैग्नीशियम को, बिल्कुल जला दिया साहब, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की में, और यहाँ पर आपका क्या बन गया, यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है। चलिए ये पहली एक्टिविटी है।
दूसरी एक्टिविटी आपसे क्या कहती है कि आप क्या लेंगे, लेड नाइट्रेट, ठीक है, जी, लेड नाइट्रेट हमने ले लिया, ठीक है, प्लस इसको आप किसकी उपस्थिति में घोल रहे, इसको लेड नाइट्रेट को हम किसकी उपस्थिति में घोलते हैं, तो ये हो गया आपका पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड जो है इसकी उपस्थिति में इसको घोलते हैं, तो आपको जो प्रोडक्ट मिला वो होगा आपका लेड आयोडाइड और प्लस आपको मिल गया पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, ये मैंने अभी इसको लिख दिया, ठीक है। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं, आगे एक और है कि आप जिंक लो, ठीक है, और जिंक की जो क्रिया है वो किससे करवाओ, आप HCl से करवा लो, ठीक है, तो आपको मिलेगा जिंक क्लोराइड, ठीक है, जिंक क्लोराइड आपको मिलेगा और प्लस आपको कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस जो है यहाँ से, ठीक है, ऑक्सीजन गैस, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, हाइड्रोजन गैस यहाँ से निष्कासित होगी। चलिए ये एक्टिविटी है, इसको हम समझते हैं। ये 3 एक्टिविटी है कि मैग्नीशियम रिबिन को आप ऑक्सीजन के वास्ते जलाओगे तो क्या होगा, इसके अलावा लेड नाइट्रेट को आप पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाओगे तो क्या होगा, और इसके अलावा जिंक जो है उसकी क्रिया आप HCl या H2SO4 से करवाओगे तो क्या होगा। ये तीनों आपके पास एक रासायनिक अभिक्रिया है। इन रासायनिक अभिक्रियाओं को हम टेस्ट यानी लैब के अंदर इनका टेस्ट करते हैं तो क्या रिजल्ट आपके सामने आता है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस स्टार्टिंग में जब इंट्रोडक्शन में मैंने आपको फिजिकल यानी जो भौतिक परिवर्तन बताया था, तो भौतिक परिवर्तन में मैंने आपको कहा था कि मोस्टली जो कोई भी पदार्थ हो गया उसकी 3 अवस्थाएं होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और इसके अलावा एक और माध्यम होता है जिसको हम बोलते हैं जलीय माध्यम, एक्वस मीडियम, ठीक है। ये हमें कहाँ पर काम आएगा, ये हमें काम आएगा जब हम रासायनिक समीकरण में को लिखेंगे तो वहां पर रासायनिक समीकरण में जो तत्व हैं उनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करने के लिए काम आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि सॉलिड को हम किससे लिखेंगे, स्मॉल एस से, लिक्विड को हम किससे लिखेंगे, स्मॉल एल से, और गैस को हम किससे लिखेंगे, स्मॉल जी से, और एक्वस को हम लिखेंगे AQ, ठीक है। चलिए शॉर्ट वर्ड, मैग्नीशियम आपको इस समय देख रहा है, तो मैग्नीशियम इस समय किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, और ऑक्सीजन किस फॉर्म में, यहाँ पर गैस फॉर्म में, और जब इनके रिएक्शन हुई तो यहाँ पर ये किस फॉर्म में मिला, सॉलिड फॉर्म में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो आपको जो प्रोडक्ट मिला वो आपका क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम जो ऑक्साइड है आपको किस फॉर्म में मिला है, वो आपको व्हाइट पाउडर की फॉर्म में, यानी व्हाइट पाउडर का जो फॉर्म है वो कौन सी अवस्था प्रदर्शित कर रहा है, सॉलिड। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर लेड नाइट्रेट जो है वो कौन से मीडियम में, आपका एक्वस, ठीक है, और जो ये आपका पोटेशियम आयोडाइड है ये भी कौन से मीडियम में, एक्वस, और जो लेड आयोडाइड आपको मिला है किस फॉर्म में, यहाँ पर सॉलिड, और जो पोटेशियम नाइट्रेट आपको मिला है किस फॉर्म में, यहाँ पर एक्वस फॉर्म में, ठीक है, किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में है। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर आप स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं कि जो हमने लिखा है ये एक रासायनिक समीकरण है। अब एक क्वेश्चन जो आपके माइंड में होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि सर रासायनिक समीकरण क्या होती है। तो जैसा कि रासायनिक अभिक्रिया जो मैंने लिखी है आपकी, ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाओं के जो मैंने लिखी, तो रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रतीक चिन्हों के माध्यम से या फॉर्मूलों के माध्यम से प्रदर्शित करना एक प्रकार से क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। लेकिन किस तरीके से कहलाता है उसको भी हम थोड़ा सा समझेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जो है उसके दौरान क्या क्या होता है। तो देखो आप नोटिस कीजिए, आप Mg सॉलिड, लिक्विड, और यहाँ पर क्या सॉलिड गैस, और क्या होगा सॉलिड। तो ये जो पहले आपकी एक्टिविटी ये आपको क्या बता रही है, देखिए आप पहली जो आपकी एक्टिविटी ये आपको बता रही है कि यहाँ पर कैसा परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है, अवस्था में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, ठीक है, किसमें परिवर्तन, अवस्था में, सॉलिड, गैस और सॉलिड, ठीक है। दूसरी यहाँ पर जो मीडियम है ये अवस्था में तो बता ही रहा है, इसके अलावा यहाँ पर जो लेड आयोडाइड आपको मिला है ये आपको बता रहा है कि यहाँ पर कैसा परिवर्तन हो रहा है, रंग में परिवर्तन हो रहा है। किसमें परिवर्तन हो रहा है, रंग में, यानी कलर में चेंज हो रहा है, क्योंकि पोटेशियम जो आयोडाइड है ये किस फॉर्म में आपको मिलेगा, येलो फॉर्म में, ठीक है। येलो का मतलब कौन सा फॉर्म होगा इसका, पीला अवक्षेप आपको मिलेगा। कैसा अवक्षेप आपको मिलेगा, पीला अवक्षेप आपको इसमें देखने को मिलेगा। तीसरे में देखेंगे हम तो यहाँ से कौन सी गैस बाहर निकल रही है, हाइड्रोजन, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का क्या हो रहा है, निष्कासन, या फिर हम इसको कर सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का क्या हो रहा है, उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, बाहर निकलना। क्या होता है, बाहर निकलना।
यानी तीनों एक्टिविटी जो आपने देखी उसमें आपने क्या देखा कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको गैस का निष्कासन या गैस का उत्सर्जन देखने को मिल सकता है, या फिर आपको तापमान में भी परिवर्तन देखने को मिल जाता है। किसमें? तापमान में परिवर्तन। तो ये सब किसके दौरान हो रहा है? हुआ है रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान। यानी जब भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो कुछ इस तरीके के परिवर्तन, इस तरीके के चेंज आपको देखने को मिलेंगे। किसी रासायनिक अभिक्रिया में आपको अवस्था में परिवर्तन दिखाई देगा, ठीक है। इसके अलावा किसी अभिक्रिया में आपको रंग में परिवर्तन दिखाई देगा, जैसे कि आप सेकंड में देख सकते हैं। और इसके अलावा गैस का निष्कासन होना, ताप में परिवर्तन होना, ये सब रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान होता है, ठीक है। चलिए, अगर हम यहाँ पर देखें मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्रिया इससे करवाते हैं तो मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन से करवाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। दूसरा इंपोर्टेंट जो पॉइंट है वो समझ लेते हैं यहाँ पर, जो आपको एग्जाम में काम आ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर समझने वाली जो बात है ये है कि मैग्नीशियम जो ऑक्साइड है आपको किस फॉर्म में मिला है? व्हाइट पाउडर की फॉर्म में। किस फॉर्म में मिला है आपको? व्हाइट पाउडर की फॉर्म में। आगे इसको हम देखते हैं। मैग्नीशियम जो ऑक्साइड है इसकी क्रिया अगर हम किससे करवा दें? जल से। ध्यान से सुनिए, हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्रिया अगर हम जल से करवा देते हैं तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट आपका बनता है जिसको हम कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जैसा हम अम्ल क्षार के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि मैग्नीशियम एक धातु है और धातु के जो ऑक्साइड है उसकी क्रिया हम जैसे जल से करवाएंगे। हमारे पास कौन सी धातु है? मैग्नीशियम, इसलिए हमने किसका नाम लिया है? मैग्नीशियम। तो यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का क्या है? क्षार है, ठीक है। क्षार को हम क्या बोलते हैं? बेस, ठीक है। इसके अलावा ये कौन सी रिएक्शन है? ये वाली पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है। ये जो रिएक्शन है ये किसी के, इसको क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी ये? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब ऊष्मा से भी अभिक्रिया होती है, ठीक है। इसके दौरान जब भी प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट के दौरान ऊष्मा का क्या होता है? निष्कासन होता है, इसलिए इसको ऊष्मा से भी एक्सो, एक्सो का मतलब क्या होता है? बाहर। थर्मिक, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी प्रोडक्ट जब बनता है, यानी यहाँ पर जो उत्पाद आपका बना है उसके दौरान क्या इसका उत्सर्जन होना, ऊष्मा का उत्सर्जन होना, ठीक है, या हीट रिलीज होना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। इसके अलावा मिल्क ऑफ जो मैग्नीशिया है इसका यूज, ठीक है, इसका यूज आप कहाँ पर कर सकते हैं? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है इसका यूज आप करते हैं पेट में अम्ल को कम करने के लिए। किसको? पेट को अम्ल, पेट में एसिड की जो मात्रा है, अगर पेट में एसिड की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है तो उसको कम करने के लिए आप क्या लेते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी एसिड को कम करने के लिए आपके पास क्या है? क्षार, ठीक है। चलिए, ये इसके एक्स्ट्रा पॉइंट की जानकारी आपके पास होगी। इसके अलावा देखिए लीड नाइट्रेट जो है इसके अगर हम बात करें तो ये जो एग्जांपल आपको दिखाई दे रहा है ये एग्जांपल है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। कैसी विस्थापन अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे इसमें रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन के टाइप, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे। लेकिन अभी ये जानकारी लेना बहुत जरूरी है कि द्विविस्थापन यानी रिएक्शन, ये लेड नाइट्रेट वाली जो रिएक्शन है कैसी है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। आपको ऑब्जेक्टिव नंबर में ऐसा क्वेश्चन देते हैं कि ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, तो ये होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके अलावा ये जो जिंक है यहाँ पर आप HCl जो आपने लिया है इसकी जगह आप H2SO4 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास दोनों ही दौरान सांद्र आप H2SO4 ले सकते हैं, HCl ले सकते हैं। इसके दौरान किसका निष्कासन होता है? हाइड्रोजन गैस का। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? पॉप टेस्ट। क्या बोलते हैं? पॉप टेस्ट बोलते हैं। कौन सा टेस्ट बोलते हैं? पॉप टेस्ट। यानी जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कौन सी गैस बाहर निकलती है टेस्ट ट्यूब से? हाइड्रोजन गैस। जैसे उसके सामने हम आग लगाते हैं या फिर जैसे तिल्ली को ले जाते हैं तो वो जलने के साथ कौन सा साउंड पैदा करती है? पॉप। कौन सा साउंड पैदा करती है? पॉप। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? पॉप टेस्ट। पॉप टेस्ट का यूज जो है वो हाइड्रोजन गैस के दौरान ही होता है। हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो रहा है तो पॉप टेस्ट यूज लेते हैं और उससे यह पता लगता है कि यहाँ पर कौन सी गैस बन रही है? हाइड्रोजन गैस बन रही है। ये इसके टोटल जो है रिएक्शंस आपके सामने मैंने लिखी है, एक्टिविटी 1.1, एक्टिविटी 1.2, एक्टिविटी 1.3, तीनों ही मैंने यहाँ पर लिख दी। सबसे पहली बात ये लिख दिया, मैंने आपको समझा दिया। अब इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर समझाते हैं आपको सारी बातें। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन कंफर्म है जो आपके एग्जाम में आएगा। बहुत जरूरी है कि यहाँ से आप इस टॉपिक को अच्छे से जब भी पढ़ पाओगे, जब आप बातों को समझोगे, हर पॉइंट को समझोगे, ठीक है, हर लाइन को समझोगे, तब आप इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए हम आते हैं अब रासायनिक समीकरण, किसमें आते हैं? रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण के बारे में हम क्या जानते हैं, ठीक है, उसको भी हम समझते हैं। हम बात करेंगे अब डायरेक्ट रासायनिक समीकरण में, और रासायनिक समीकरण है जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन यहाँ से बोर्ड एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, क्वेश्चन किस फॉर्म में बनेगा उसको भी हम समझते हैं। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से आएगा उसको भी हम समझते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपको आएगा। देखो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा उसको मैं समझा देता हूँ आपको। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण को लिखने के निर्देश, व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन, और उसकी आपको क्या लिखनी स्टेप। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होती है। ठीक है, देखिए आप जैसे कि एक्टिविटी 1.1 के माध्यम से हम समझते हैं कि आपने क्या लिया था, मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम किस फॉर्म में था, सॉलिड, प्लस आपके पास O2 है, किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में। ठीक है, इससे आपका जो प्रोडक्ट बन गया वो हो गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। ठीक है, और किस फॉर्म में, आपका सॉलिड फॉर्म में। चलिए अगर हम इस रासायनिक समीकरण को देखेंगे, यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को आप देखोगे, सबसे पहले तो ये रासायनिक समीकरण है क्या। ठीक है, रासायनिक समीकरण ये है कि यहाँ पर आप देखोगे कि इस रासायनिक समीकरण में आपके सामने दो बातें हैं। किसी भी रासायनिक समीकरण को जब आप देखोगे तो उसको कितने भागों में डिवाइड करोगे, दो भागों में। उसको टू पार्ट में डिवाइड करोगे, दो भागों में विभाजित करोगे, ऐसे। ठीक है, ये मेरा कौन सा साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये मेरा कौन सा साइड है, राइट हैंड साइड। ठीक है, ये आपका लेफ्ट हैंड है, वो आपका क्या है, राइट हैंड साइड। ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या होंगे, अभिकारक। ठीक है, और राइट हैंड साइड में आपके पास क्या होंगे, उत्पाद यानी प्रोडक्ट। ठीक है, ये चीज आप जरूर ध्यान रखें। एलएचएस साइड में आपके अभिकारक होंगे और वहां पर आपके क्या होंगे, उत्पाद। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर जो अभिकारक है और उत्पाद, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे जिनके मन में ऐसे डाउट है कि सर उत्पाद और अभिकारक जो है ये क्या होते हैं, ये भी हमें समझाइए। बिल्कुल, तो यहाँ पर समझते हैं कि हम उत्पाद किसे कहेंगे, जो रासायनिक अभिक्रिया जो है, रासायनिक अभिक्रिया नहीं, केमिकल जो रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें भाग लेने वाले आपके परमाणु। ठीक है, या तत्व। ठीक है, यहाँ पर भाग लेने वाले आपके तत्व, या क्या कह सकते हैं इनको, परमाणु। ठीक है, ये आपके क्या कहलाते हैं, अभिकारक। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व या परमाणु आपके क्या कहलाएंगे, अभिकारक। और जो उत्पाद है वो होगा आपका, जहां पर नए पदार्थ का क्या हो रहा है, निर्माण। किसका निर्माण हो रहा है, नए पदार्थ, और नए पदार्थ का निर्माण होता है, वो क्या होता है आपका उत्पाद, यानी वो आपका क्या होगा, प्रोडक्ट। ठीक है, ये हो गया आपके रिएक्टेंट, और वो आपका क्या होगा, प्रोडक्ट। ये आपको समझना है। ठीक है, यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जब हम दो भागों में विभाजित करेंगे, टू पार्ट में उसको डिवाइड करेंगे, तो एक हिस्सा आपका एलएचएस होगा, एक आपका क्या होगा, आरएचएस। एलएचएस साइड में आपके पास क्या होंगे, अभिकारक, और आरएचएस साइड में आपके पास क्या होंगे, उत्पाद। उत्पाद बोले तो प्रोडक्ट। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो तत्व या परमाणु हैं उसे हम क्या कहेंगे, अभिकारक, और जहां पर नए पदार्थ का निर्माण होगा उसे हम क्या कहेंगे, उत्पाद। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हमें क्या नॉलेज मिलती है यहाँ पर। ठीक है, ये आपका यहाँ पर बात होगी। अब हम रासायनिक जो अभिक्रिया उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रासायनिक जो अभिक्रिया आपकी है उसके बारे में हम बता देते हैं। देखिए आप कि अभिकारक और उत्पाद के तत्वों को, ठीक है, यहाँ पर जो आपके अभिकारक है और जो उत्पाद है, इनके तत्वों को, ठीक है, तत्व या फिर हम क्या कह सकते हैं इसको, तत्वों को। ठीक है, तत्वों को प्रत्येक चिन्हों के माध्यम से, यानी जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें अभिकारक और उत्पाद है, इनके जो तत्व हैं, तत्वों को इनके प्रत्येक चिन्ह, इनका जो प्रत्येक चिन्ह है, ये प्रत्येक चिन्ह या अणुसूत्रों के माध्यम से, किसके माध्यम से, अणुसूत्रों के माध्यम से प्रदर्शित करना। ठीक है, अणुसूत्रों के माध्यम से इसको प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो परमाणु, जो अभिकारक और जो उत्पाद है उसके तत्व, या फिर ठीक है, देख लीजिए आप, अभिकारक या उत्पाद में जो तत्व है, तो तत्वों को प्रत्येक चिन्ह या फिर अणुसूत्रों के माध्यम से प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हो गए जिनके मन में कई प्रकार के डाउट है, तो आगे हम इसको पढ़ते हैं। देखो इसको हम आगे और बढ़िया एक्सप्लेन करें उससे पहले हम दो तीन पॉइंट है जो मैंने आपको बता दिए आपको आने चाहिए।
कोई भी रासायनिक अभिक्रिया आप देख लोगे तो आप देखोगे यहाँ पर प्लस साइन का मतलब जो है वो ये है कि एक से अधिक अभिकारक होंगे तो आपस में क्रियाएं करेंगे तो उसका प्लस, और प्लस का जो मीनिंग है यहाँ पर वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन। ऐसा प्रोडक्ट अगर एक से ज्यादा होगा तो वहां पर भी क्या लगाएंगे, प्लस, यानी एक से अधिक अभिकारक या एक से अधिक उत्पाद होने पर हम कौन सा साइन काम में लेंगे, प्लस। तो ये बात आप समझ गए कि एलएचएस क्या होता है, आरएचएस क्या होता है। रासायनिक अभिक्रियाओं में जो भाग लेने वाले जो तत्व हैं वो आपके अभिकारक कहलाते हैं, और जो नया पदार्थ है वो आपका क्या कहलाता है, उत्पाद। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित तत्वों को प्रतीक चिन्हों या अणुसूत्रों के माध्यम से प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से हम इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, और आगे आज हम यहाँ पर बात करेंगे कि रासायनिक समीकरण तो आपने प्रदर्शित कर दी, इसको लिख भी दिया, ठीक है। ये आपके पास मैग्नीशियम है, किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। ये ऑक्सीजन है, ये किस फॉर्म में, आपकी गैस फॉर्म में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट बना वो आपका क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। यहाँ तक आप सब क्लियर हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को आप देखोगे तो वहाँ सब बातें आपको समझ में आएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज है वो ये है कि 9th क्लास की एक बेसिक लाइन है, और 9th क्लास की जो बेसिक लाइन है वो हमसे क्या कहती है कि किसी भी, अब हम कहाँ पर चलेंगे, पहले इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। अब इसको हम क्या करेंगे, संतुलित, यानी इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस। कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं वो तो आपको बता दिए कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं हम, ठीक है। और इसके अलावा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ये आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए कि सर आपने जो रासायनिक समीकरण आपने लिख दी है उसको हम संतुलित क्यों करें, अगर हम ऐसा करते हैं तो क्यों आवश्यक है, ऐसी क्या आवश्यकता आ गई है जिससे हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे, बैलेंस करना। देखो, रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना इसलिए जरूरी है या इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये एक नियम की पालना करती है, और वो नियम आपका क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कौन सा नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है उसकी पालना करती है। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है वो हमसे क्या कहता है, देखिए आप, द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमसे कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो आप परमाणु का निर्माण कर सकते, नहीं परमाणु को क्या कर सकते, नष्ट कर सकते। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान आप न तो परमाणु के द्रव्यमान का निर्माण कर सकते, परमाणु जो है आपके पास उसके द्रव्यमान का न तो निर्माण कर सकते, नहीं उसको क्या कर सकते, नष्ट। यानी हम क्या समझे कि किसी भी, हालांकि सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, कोई भी केमिकल जो रिएक्शन हो रही है उसके दौरान जो परमाणु हैं, जो परमाणु आपने लिए हैं उसके द्रव्यमान को न तो आप नष्ट कर सकते, नहीं उसका क्या कर सकते हैं, न तो उसको नष्ट कर सकते हैं, न उसका आप क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। ये आपका क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान जो है द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना होना बहुत ही जरूरी है। देख सकते हैं अगर हम इस नियम को के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो देखते हैं क्यों आवश्यक है, क्योंकि क्यों का तो कारण आपको मालूम हो गया कि सब द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना करती है, इसलिए आवश्यक है संतुलित करना, ठीक है। अगर हम इसको संतुलित नहीं करते हैं तो क्या है, क्या होगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए आप मुझे बताएं कि मैग्नीशियम जो है यहाँ पर, ठीक है, तो मैग्नीशियम जो है इसकी बात अगर हम करें, या फिर इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। एक तो आपने ये समझ ही लिया, ठीक है, कि किसी भी रासायनिक जो परमाणु, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो परमाणु के द्रव्यमान उसको न तो आप नष्ट कर सकते हैं, नहीं उसका क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा या इसको अगर इसको और बढ़िया बेहतरीन तरीके से लिखेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, ये आप फिर बढ़िया लिख सकते हैं कि किसी भी रासायनिक, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल जो रिएक्शन है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में के, ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद, ठीक है, उत्पाद जो आपके टोटल जो यहाँ पर उत्पाद के तत्वों का कुल द्रव्यमान, ठीक है, अभी और बढ़िया समझा देंगे आपको। कुल द्रव्यमान अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के क्या होना चाहिए, कुल द्रव्यमान के क्या होना चाहिए, बराबर या कैसा आना चाहिए, समान
आना चाहिए। चलिए देख लेते इसको। रासायनिक समीकरण संतुलित करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि 9th क्लास की जो बेसिक एनसीईआरटी है वहां पर ये लाइन लिखी हुई है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान आप न तो द्रव्यमान को नष्ट कर सकते हैं, नहीं द्रव्यमान का क्या कर सकते हैं, हम निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, जो परमाणु जो तत्व रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले लें, या फिर इसको हम ऐसे समझे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद, ठीक है, उत्पाद के जो तत्व है उसका कुल द्रव्यमान जो है वो अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर या समान इक्वल आना चाहिए। अब यहाँ पर इसको और बढ़िया समझते हैं। ठीक है, ये इसकी सेकंड डेफिनेशन होगी। या तो आप इसको ऐसे समझ लो या फिर आप इसको ऐसे समझ लो। भाई कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसके दौरान प्रोडक्ट बनेगा, तो प्रोडक्ट जो बना इसके जो तत्व है इसके कुल द्रव्यमान किसके इक्वल आना चाहिए, किसके बराबर आना चाहिए, अभिकारकों के कुल तत्वों के द्रव्यमान के क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। देख लेते हैं इसको, उस तरीके से समझ लेते हैं। आप देखिए कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की अगर हम बात करेंगे तो मैग्नीशियम का जो टोटल द्रव्यमान है वो कितना होता है यहाँ पर 24, ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो टोटल आपके पास द्रव्यमान जो आया वो कितना आया यहाँ पर 40। ठीक है, यानी इसका टोटल द्रव्यमान कितना आ गया आपका 40 आ गया। यहाँ पर किसका है, ये प्रोडक्ट का। अब जैसी डेफिनेशन है उस हिसाब से देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद के तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। इधर भी चेक करते हैं अभिकारकों के कुल द्रव्यमान में। अब अभिकारक जो है आपके पास क्या है, मैग्नीशियम का कितना होता है 24, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, कितनी ऑक्सीजन है 2, ठीक है, तो 24 प्लस कितना हो गया 32, ठीक है, तो टोटल इसको अगर हम काउंट करेंगे तो कितना आ गया 56, यानी ये तो आ गया 56। तो बताइए कि अभिकारकों का जो टोटल जो कुल द्रव्यमान है, अभिकारकों का जो कुल द्रव्यमान है वो कितना आ गया 56। कितना आना चाहिए था 40 आना चाहिए था, लेकिन कितना आ रहा है 56। क्या ये जो समीकरण है, जो रासायनिक अभिक्रिया है, ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना कर रही है क्या? नहीं करती, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमसे क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो आप द्रव्यमान का निर्माण कर सकते हैं, नहीं द्रव्यमान को नष्ट कर सकते। ठीक है, या फिर इसका जस्ट उल्टा कि रासायनिक अभिक्रिया में हम क्या समझते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के समान होना चाहिए। यहाँ समान आया क्या? नहीं आया, तो इसको हम क्या करेंगे बैलेंस, और बैलेंस करेंगे तो बैलेंस के लिए एक फॉर्मूला जो हम काम में लेते हैं, एक मेथड हम काम में लेते हैं, और उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। कौन सा मेथड बोलते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, और हिट एंड ट्रायल मेथड के अकॉर्डिंग अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर मैग्नीशियम की संख्या कितनी 1 और यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन की 2। तो मैग्नीशियम की संख्या यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। इधर मैग्नीशियम की संख्या 1 है, मैग्नीशियम तो इक्वल है, बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन कितनी यहाँ पर 1, तो ऑक्सीजन को 2 करने के लिए यहाँ पर कितना लगाएंगे, आगे 2 लगाएंगे। कितना लगाएंगे 2। जैसे ही 2 लगाएंगे तो पूरा जो बॉक्स है, मैथ में आपने पढ़ा है कि सब मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पर मैग्नीशियम की संख्या भी कितनी होगी 2, इसलिए भी यहाँ पर क्या लगाएंगे 2। जैसे यहाँ पर 2 लगाएंगे तो आपको पता है कि 40 का मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे तो कितना हो गया टोटल 80। बैलेंस करने के बाद जो आपके उत्पाद है उसके तत्वों का कुल द्रव्यमान कितना आ गया 80, तो फिर इधर भी 80 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम पहले 1 जोड़ा था हमने, तो 1 का कितना होता है 24 था, फिर इसमें हम 24 और ऐड करेंगे तो टोटल ये कितना आ गया यहाँ पर 80, ये भी कितना आ गया 80 आ गया। अब आप देख सकते हैं कि दोनों यानी अभिकारकों का कुल द्रव्यमान और उत्पाद का कुल द्रव्यमान दोनों कैसे हैं, इक्वल है, समान है। यानी ये रासायनिक अभिक्रिया अब किस नियम की पालना कर रही है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना कर रही है। तो ये था आज का जो बेसिक इंट्रोडक्शन था, ये था। कल इसमें हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे और रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के जो निर्देश स्टेप है बाय एनसीईआरटी, जैसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वैसे ही हम पढ़ेंगे।